नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हम फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे थे। पहले हमने इतिहास के 5 लेसन का क्विक रिवीजन किया और अब जो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत 10वीं कक्षा की, तो उसका हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो एक लेसन हमारा हो चुका है संसाधन एवं विकास। आज हम दूसरे लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये आपका लेसन नंबर 2 है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन आप सब समझते हो, जंगल, पेड़ पौधे वन हो गए, और वन्य जीव यानी कि जो वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो आपके कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या बड़े से बड़ा आपका कोई जानवर, हाथी है, शेर है, जंगली भैंसे हैं, गेंडा है, जो कुछ भी है वो सारा का सारा वन्य जीव आता है। और चाहे आप वन की बात करो और चाहे वन्य जीव, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, संसाधन। हमने कल परिभाषा पढ़ी थी, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि संसाधन क्या है, वो सारी चीज़ें, वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो हमारे लिए संसाधन है। तो वन भी हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि वन से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, वनों में पेड़ पौधे होते हैं, वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वन्य जीव जो वहाँ का जीवन है वो भी एक तरह से हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के साथ प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जैसे अगर हम बात करें, भाई हिरण है, हिरण अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो वो क्या कर जाएगी, घास को खा जाएगी। इसलिए हिरण के लिए क्या बना दिया, शेर बना दिया, शेर उसको खा रहा। तो सारी की सारी चीज़ें, और अगर हिरण ना हो तो घास ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर जगह घास ही घास होगी, तो बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की आ सकती हैं। इसलिए हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी हैं, वन भी जरूरी है, तो ये हमारे लिए एक संसाधन है। आपने ये लेसन जब बुक में पढ़ा होगा तो वहाँ आपको एक वर्ड आया होगा लेप्चा। जो लेप्चा वो एक जनजाति है जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल में पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति जो है वो बहुत ही प्रकृति को मानने वाली है और प्रकृति से वो बहुत कुछ सीखती है। उसने कहा कि जो संगीत वगैरह है वो सारा हमने कहाँ से सीखा, कि प्रकृति से सीखा। नदियाँ हैं, झरने हैं, पर्वत है, उनका अपना अपना म्यूजिक है, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपसे ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि लेप्चा क्या है। लेप्चा एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और नेपाल में। जनजाति मतलब जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, आपके आदिवासी या फिर जंगली लोग आप इनको कह सकते हो। अब बात कर लेते हैं लुप्त या लुप्त होने के कगार पर प्रजातियां। भाई बहुत सारी जो आपकी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो वन्य जीवों की हों, चाहे वो आपकी वनों की हों, वनस्पति की हों, जैसे घास वगैरह की, कुछ ऐसी प्रजातियां वो या तो लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त होने की कगार पे हैं। तो कुछ लुप्त हुई जातियों में देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। जैसे आपका चीता है, जिसको हम एशियाई चीता बोल सकते हैं, ये हमारे यहाँ से लुप्त हो चुका है। भारत से 1952 के अंदर ये लुप्त हो गया। उसके बाद से भारत में कोई भी एशियाई चीता नहीं है। गुलाबी सिर वाली बत्तख है भाई, ये गंगा के मैदानी एरिया में पाई जाती थी, ये भारत से लुप्त हो चुकी है लगभग। पहाड़ी कोयला ये लुप्त होने वाली है या लगभग हो ही चुकी है, कोई कोई दिखती है। जंगली चीतीदार उल्लू है, ये भी ऐसा ही है कि लुप्त होने की कगार पे। मधुका इग्निशियस, तो ये मधुका इनसिग्नस क्या है, ये महुआ की एक प्रजाति है जो कि जंगली किस्म का महुआ होता है। महुआ पेड़ पौधों की एक प्रजाति है, तो ये महुआ की जंगली किस्म है जिसको मधुका इनसिग्नस बोल देते हैं, ये इसका अंग्रेजी नाम है। ऐसे ही घास की एक प्रजाति है जिसका नाम है हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन। तो हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन ये भी एक लगभग लुप्त होने वाली प्रजाति है घास की। तो ये आपने पढ़ा लुप्त और लुप्त होने की कगार वाली प्रजातियाँ। एशियाई चीता के बारे में थोड़ा फैक्ट दे रखा है। एशियाई चीता कहाँ चला गया, तो ये भाई दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आपका प्राणी है, यानी कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो इससे तेज दौड़ सके। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर है। और ये आपके बिल्ली के परिवार का एक सदस्य है जिसकी स्पीड कितनी है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति से दौड़ सकता है भाई, ये आप सोच के देखो। आपका जो देश के अंदर नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेस वे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार ने लिमिट लगा रखी है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते।
और ये देखो ये 112 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये भारत से लुप्त हो चुका है। लगभग कब लुप्त घोषित हो गया था ये भारत के अंदर? 1952 में। 1952 के बाद से भारत के अंदर कोई भी एशियाई चीता हमें देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं IUCN पौधे व प्राणियों की श्रेणियां। तो ये IUCN क्या है भाई? IUCN इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बनाई हुई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN बोल देते हैं। ये पौधे की और प्राणियों की जो है वो कई इसने श्रेणियां बना रखी हैं कि कौन कौन सा किस श्रेणी में आता है। तो इसने लगभग 6 श्रेणियां बना रखी है। एक तो आ गई आपकी सामान्य जातियां, दूसरा आपका संकटग्रस्त जातियां, तीसरा सुभेद्य जातियां, चौथा दुर्लभ जातियां, पांचवा आपका स्थानिक और छठा आपका लुप्त जातियां। तो सामान्य जातियां कौन सी है भाई? जो आपको आमतौर पे जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं जो हमारे आसपास है। जैसे आपने देखा होगा ये जो घरों में पालतू बिल्ली है, कुत्ता है, गाय हैं, भैंस है, भेड़ बकरी हमें सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी, मच्छर वगैरह है भाई आपके सामान्य जो हमारे आसपास। अब तो खैर तितलियां कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी तितली दिख जाती है। जैसे आपकी एक भीड़ होती है भाई, मधुमक्खियां दिख जाती हैं हमें। इसके अलावा कौवे दिख जाते हैं आपके भाई, कबूतर वगैरह। ये कुछ सामान्य जातियां जो हमें आमतौर पे दिख जाती है, जिनका कोई खतरा नहीं है। दूसरी आती है आपकी संकटग्रस्त जातियां, यानी जिनको खतरा अगर उनकी हमने संभाल नहीं की ना, तो वो क्या हो जाएंगी? एशियाई चीते की तरह से भाई लुप्त हो जाएंगी। फिर आप से कोई कहेगा कि भाई आपने काला हिरण देखा? तो इसमें जैसे उदाहरण दे रखे हैं काला हिरण। काला हिरण संकटग्रस्त जाती है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि काला हिरण दिखाई ही ना दे। गेंडा है, बहुत कम संख्या बची हुई है। शेर पूंछ वाला बंदर, यानी शेर की तरह जिसकी पूंछ होती है, ऐसा जो बंदर है वो संकटग्रस्त जाति में आता है, यानी ये लुप्त होने वाला अगर हमने इसकी देखभाल नहीं की, इसका संरक्षण या बचाव हमने नहीं किया। आपका शंघाई हिरण है, मणिपुर में भी दिखता है ये, और ये बहुत कम दिखता आजकल, ये भी लुप्त होने वाला ही है। इसके बाद आती है आपकी सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियाँ वो हैं कि भाई जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और अगर हमने इनको नहीं बचाया तो किस श्रेणी में आ जाएंगी? ये भी संकटग्रस्त जातियों में पहुंच जाएगी। जो सुभेद्य जातियाँ ये लगातार घट रही हैं, और अगर हमने इनको नहीं बचाया तो इसके उदाहरण कौन से? नीली भेड़। मेरे ख्याल से बच्चों ने तो शायद नहीं देखी होगी भाई, मैंने भी नहीं देखी नीली भेड़ कैसी होती है, तो यहाँ ही पढ़ा मैंने भी नीली भेड़। गंगा डॉल्फिन, गंगा के अंदर एक मछली है, गंगा नदी की ही मछली है जिसको हम गंगा डॉल्फिन बोल देते हैं, मछली का एक प्रकार है। तो ये भी जो है बहुत कम देखने को मिल रही है, ये काफ़ी इसकी संख्या घट रही है लगातार। सुभेद्य है जाती है, लगातार इसकी काउंटिंग जो है घट रही है, लगातार ये मछलियाँ मर रही हैं, और अगर हमने इसको बचाने के कदम नहीं उठाए तो ये भी एक दिन संकटग्रस्त जातियों में पहुंच जाएगी। दुर्लभ जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ वो हैं भाई जो संकटग्रस्त जातियों और सुभेद्य जातियों के बीच की स्थिति है इनकी, कि इनकी संख्या काफ़ी घट चुकी है और अभी भी घट रही है। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये भी किस में पहुंच जाएगी? संकटग्रस्त में। ये सुभेद्य से कम और संकटग्रस्त से थोड़ी संख्या इसकी बीच की स्थिति है, उसको बोलते हैं दुर्लभ जातियाँ। स्थानिक जातियाँ यानी कि जो किसी एक स्थान विशेष पे पाई जाती हैं भाई, आप दूसरी जगह वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, किसी एक जगह ही मिलेगी। कहीं उस एरिया में आपको, जैसे अगर हम बात करें जैसे ये बर्फ़ वाला भालू है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहीं मिलेगा, हरियाणा में तो देखने को नहीं मिल सकता आपको। तो वो स्थान के लिए बना हुआ है, तो उसको स्थानिक जाति बोल देते हैं। जैसे इसमें आपका अंडमानी टिल है, निकोबारी कबूतर है जो निकोबार में ही देखने को मिलता है, अंडमानी जंगली सूअर है, जो ये अंडमान का जंगली सूअर है, ये वहीं देखने को मिलता है। अरुणाचल के मिथुन है भाई, ये पता नहीं मिथुन क्या है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो भी एक जंतु का ही नाम है, जीव जंतु का, ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और लुप्त जातियों में क्या आ गया? जो भाई लुप्त हो गई हैं, जैसे हम वो खेलते हैं ना लुका छिपी, और कोई छिप जाए तो वो दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसी लुप्त जातियाँ क्या है कि वो हमें दिखाई नहीं देती, कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेंगी। लुका छिपी में हमारा जो दोस्त है वो हमें मिल जाता है ढूंढने से, लेकिन ये जातियाँ तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। भारत के अंदर तो नहीं है, दुनिया में शायद किसी और देश में मिल जाएं। तो इसमें कौन सा? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं वनों के विनाश व वन्य जीव विलुप्ति के कारण। भाई जो ये वनों का विनाश हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
वन्य जीव विलुप्ति हमने जैसे अभी पढ़ा, विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां कि खत्म होने के क्या कारण हैं जिससे ये जातियां खत्म हो रही हैं। तो उसमें क्या क्या कारण हैं? एक तो आपका उपनिवेशी वन नीति। ये उपनिवेशी वन नीति क्या है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके उपनिवेश थे, उन्होंने वन नीति लेके आए। वो एक जिसमें यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे वृक्ष थे उन्होंने उनको काट काट के बेच दिया मुनाफे के लिए, और हमारे यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से जो पेड़ पौधे उगाए जा सकते थे वो उगाए उन्होंने, कि जिनकी लकड़ी महंगी थी और उनको वो काट करके विदेशों में बेच सकते थे। तो उपनिवेशी वन नीति के तहत तो वाणिज्यिक वृक्षारोपण हुआ कि भाई हमें व्यापार की दृष्टि से वन उगाने, अब हमें ऐसे नहीं है कि अपने आप कुछ उगाया या औषधीय पौधे लगा दिए या जो स्थानीय पौधे हैं भाई जो आमतौर पे होते हैं इस जगह पे वो लगा दिए। नहीं, उन्होंने क्या किया कि जो स्पेशल जिसका हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे। जैसे आजकल हम लगाते हैं, सफ़ेदा लगा दिया, पॉपुलर लगा दिया, जिनका होना जाना कुछ नहीं है, केवल उनसे क्या सोचते हैं मुनाफा हो जाएगा। तो ये वाणिज्यिक वृक्षारोपण। एकल वृक्षारोपण, इसमें एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। जैसे पूरे एक किले में सफ़ेदे लगा दिए भाई, पॉपुलर लगा दिए, तो उससे क्या होता है ज़मीन के अंदर की वो सारी ताकत को चूस लेते हैं और दूसरे उसके आसपास किसी पौधे को वो पनपने नहीं देते। तो इस कारण से भी वनों का भी विनाश हो रहा है और जो वन्य जीव हैं उनकी भी जातियाँ लुप्त हो रही हैं। इसमें उदाहरण देखो, सागवान रोपण, जैसे सागवान के पेड़ उगाए जाते हैं। दक्षिण भारत की अन्य वन जातियों को नुकसान होता है इससे, जो दूसरी पेड़ों की प्रजाति हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से एक तो बहुत ज़्यादा जो उपजाऊपन के तत्व होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं ज़मीन के अंदर ज़रूरी वाले, उनको ये चूस लेते हैं। और जो इनके आसपास में कोई और पेड़ चल भी नहीं सकता, किसी और पेड़ को ये पनपने भी नहीं देते। जैसे एक आपका चीड़ या फिर पाइन है, इसने क्या नुकसान किया, हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन वनों को नुकसान पहुंचाया है। तो हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन जो नाम के पेड़ हैं इनको काफ़ी से नुकसान पहुंचाया, इसके आसपास ये पौधे नहीं उग सकते। भाई मैंने भी हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन नहीं देखा, न मैंने चीड़ देखा। भाई आपने अगर देखा हो किसी ने तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये नहीं देखे। लेकिन हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि सागवान से और चीड़ से जो दूसरे पौधे हैं वो आसानी से उग नहीं पाते। इसके अलावा और किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है पर्यावरण को कहें या वन्य जीवों को, वनों को? नदी घाटी परियोजनाओं से भी वन और वन्य जीवों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नर्मदा घाटी जो परियोजना है, केन बेतवा परियोजना, ये दो नदियों को जोड़ने की एक परियोजना है, केन बेतवा लिंक। तो इससे क्या है, इसके पास में एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये पन्ना नाम है जगह का, उसके आधार नाम पे ही पन्ना राइट टाइगर रिजर्व इसका नाम पड़ा है। तो इसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका जो एरिया जहाँ ये पन्ना टाइगर रिजर्व बना हुआ है, इसको काफ़ी सारा एरिया पानी में डूब गया इस योजना के कारण से। और वहाँ रहने वाले जो बहुत सारे वन्य जीव हैं, चाहे उसमें टाइगर हैं या और अन्य वन्य जीव हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा 46 लाख पेड़ पौधे जो हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। देखो आप 46 लाख कितना होता है। तो ये भी कुछ ऐसे नदी घाटी परियोजनाएं भी हम बनाते तो अपने फ़ायदे के लिए हैं कि भाई इनसे हम बिजली वगैरह तो का उत्पादन करेंगे। तो लेकिन इन चीज़ों से भी नुकसान होता है पर्यावरण को भी और बहुत सारे जीवों को भी। इसके बाद खनन मतलब खान वगैरह खुदाई का जो काम होता है, नीचे से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के। तो डोलोमाइट खनन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है, डोलोमाइट खनन का काम होता है, डोलोमाइट निकाला जाता है, ये एक प्रकार का पत्थर है ज़मीन से। तो इसके कारण से बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ पे इसके कारण से बहुत ज़्यादा शोर होता है, भारी भारी मशीनें चलती हैं और वे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हैं, तो एक कंपन सी पैदा होती है जिससे जंगली जानवरों उनके अंदर डर का माहौल है, इसके कारण से उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये भी एक कारण है खनन। इसके अलावा और बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक पशुचारण। अगर हम ज़्यादा पशु चराएंगे तो ज़मीन का जो मृदा का ऊपर का अपरदन होता है वो खुरों के कारण मिट्टी कट जाती है, फिर हवा उसको बहा के ले जाती है या पानी बहा के चला जाता है, जिससे मृदा अपरदन होता है और मृदा अपरदन होने से वनों को नुकसान होता है। झूमिंग कृषि क्या होती है, भाई हमने एक जगह जंगल साफ किया, वहाँ खेती की, अगले साल उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह जाके जंगल काट लिया, तो इससे क्या हम जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो झूमिंग कृषि ये भी एक कारण है वनों के विनाश का। दावानल
दावानल बोलते हैं जंगलों में लगने वाली आग को। कई बार भयानक आग लग जाती है जंगलों के अंदर, तो जिसके कारण से जंगल जल जाते हैं और उससे बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको भी नुकसान होता है और वनों का तो नुकसान होता ही है। जैसे पीछे आपने देखा हो ये ब्राज़ील के अंदर काफ़ी भयंकर आग लगी थी। तो इस प्रकार के शहरीकरण और औद्योगिकरण, जितने जितने शहर बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उनके कारण से भी ज़्यादा से ज़्यादा वन काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। शिकार, भाई जब शिकार करते हैं तो उससे तो डायरेक्ट हमारे जो वन्य जीवन को नुकसान होता है, वो मारे जाते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण, जो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण भी देखो मनुष्य के स्वास्थ्य पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जीवों के स्वास्थ्य पे पड़ता होगा। आवास विनाश, तो जो हम जंगलों को काटते हैं तो उसके कारण से भी आपके जो वन्य जीव हैं उनके जो आवास है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण से वो मारे जाते हैं। जैसे पीछे आपका वो था कांजी गवाचिंग वाला ये मामला हैदराबाद वाला, तो वहाँ क्या था, यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में वनों का कटाव किया गया और मोरों के चीखने की, जंगली जंतुओं के चीखने की आवाज़ें हमने वीडियो के माध्यम से सुनी और देखी। तो ये आवास विनाश, उनके आवास को हम उजाड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हिमालयन यव क्या। ये पीछे आपका एग्जाम में भी आया हुआ था, सेक्ट एग्जाम के अंदर। हिमालयन यव एक प्रकार का पौधा है, चीड़ की प्रकार का सदाबहार औषधीय पौधा। ये भाई सदा हरा रहने वाला चीड़ की तरह का है, ये एक सदाबहार और औषधीय पौधा है, यानी इससे दवाइयाँ बनती है। औषधीय पौधा ये हिमालयन यव एक प्रकार का। ये कहाँ पाया जाता है, आपका हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, हिमालय पर्वतों के में। और ये एक तरह की संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर आता है, यानी ये भी खत्म होने की कगार पे अगर इसका संरक्षण हमने नहीं किया। टक्सोल है एक पौधा, ये एक तरह का रसायन है। छाल, पत्तियों व जड़ों से क्या किस चीज़ का इलाज होता है, कैंसर का। इसकी छाल है, इसकी पत्तियां और जड़ है, इनसे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टक्सोल, इसका अंग्रेजी नाम आपको दे रखा है ट्रोड। ये एक तरह का रसायन है, तो ये भी आपका संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर आता है। तो ये औषधीय पौधे हो गए भाई। इसके अलावा बात करें भारत के अंदर, फिर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि वनों का इतना विनाश हो रहा है भाई, बहुत सारी हमारी प्रजातियां जो लुप्त होती जा रही हैं, जीव जंतुओं की कोई संकटग्रस्त में पहुंच गई है। तो इन सबके संरक्षण के लिए हमने क्या किया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। कब, 1972 के अंदर। और 1972 में ये भारत के अंदर लागू हुआ। इसी के तहत हमने एक बाघ परियोजना शुरू की 1973 में। 1973 में हमने एक बाघ परियोजना शुरू की, क्योंकि 1973 के अंदर भारत के अंदर जो टाइगर या कहें बाघ कितने बच गए थे, जस्ट 1827 बच गए थे भाई। जो कि अगर हम बात करें 1900 के आसपास 55,000 थे। आप देखो 55,000 थे सन 1900 के आसपास, और 1973 आते आते कितने रह गए, 1827। तो इनको बचाने के लिए हमने कई बाघ रिजर्व हमने भारत के अंदर बनाए, जिसमें आपका अन्य जीवों को भी बचाया जाता है। जिसमें आपका एक तो आ गया इधर उत्तराखंड में कार्बेट, जिम कार्बेट के नाम से है। आपका मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, असम के अंदर आपका मानस है भाई, राजस्थान के अंदर आपका सरिस्का है, और इधर केरल के अंदर आपका पेरियार है। तो इस प्रकार के आपके कई बाघ रिजर्व भारत के अंदर स्थापित किए 1973 के बाद। हमने एक बाघ परियोजना के तहत बाघों को बचाने के लिए और अन्य जो वन्य जीव हैं उन सबके संरक्षण के लिए 1973 के अंदर ये भारत के अंदर योजना आई, और 1972 में हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इसके बाद बात करते हैं पवित्र पेड़ तथा विविध दुर्लभ प्रजातियाँ। तो कई ऐसे पवित्र पेड़ हैं और कई दुर्लभ जातियां हैं पेड़ों की, उनको बचाने के लिए स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान इन चीज़ों में दिया है। जैसे महुआ और कदम्ब के पेड़ हैं भाई, इनको बचाने के लिए मुंडा व संथाल जनजातियां जो छोटा नागपुर के एरिया में रहती हैं, छोटा नागपुर एरिया आपका ये झारखंड के आसपास का एरिया हो गया, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो महुआ और कदम्ब इन दोनों को अपना एक पवित्र पेड़ मानते हैं, और इन दोनों की को बचाने के लिए वो अपने लेवल पे बहुत प्रयास करते हैं। और इनका जो उनकी महत्व भी है, वो लोग इन पेड़ों की पूजा भी करते हैं। कई और पेड़ भी जैसे इमली और आम है, इन पेड़ों की पूजा कहाँ की जाती है, उड़ीसा और बिहार में शादी के दौरान जनजातियों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। जब पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इनका संरक्षण भी करते हैं, इनको बड़ा पवित्र पेड़ मानते हैं। जैसे आपके हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा भाई, हमारी माताएँ हैं जो
घरों में से वो पीपल के पेड़ को पूजती हैं, दिया लगा के आती हैं वहाँ पे। तो वो क्या है, वो एक तरह से हम उसकी पूजा कर रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं इस प्रकार से। इसके बाद हिरण है, चिंकारा, नीलगाय, खेजड़ी, मोर, ये कुछ ऐसे जीवन जो आपको बिश्नोई समाज जो है राजस्थान के अंदर कई सारे गांव हैं बिश्नोइयों के, तो वहाँ उनके गांव में घरों के आसपास भी आपको हिरण देखने को मिल जाएंगे, चिंकारा, नीलगाय जिसको आप रोज बोल देते हैं, खेजड़ी भी एक जंतु है, अब ये खेजड़ी एक प्रकार का पौधा है, मोर। तो इनके संरक्षण के लिए वो लोग बहुत प्रयास करते हैं। और आपने देखा भी होगा भाई सलमान खान ने काला हिरण मार दिया था, तो लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज का एक युवक है, तो उसने उसको धमकी भी दे रखी है कि मैं भाई आपको मार डालूंगा क्योंकि आपने काला हिरण मारा है, और काले हिरण की हम लोग पूजा करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। इसके अलावा भाई चिपको आंदोलन, ये आपका स्थानीय वनों को बचाने का प्रयास है हिमालय क्षेत्र के अंदर, और सामुदायिक वनीकरण अभियान इन्होंने चलाया चिपको आंदोलन के माध्यम से। ये उत्तराखंड के एरिया के अंदर चला था, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र आ गया उत्तराखंड भी, तो वहाँ ये अभियान चला था चिपको आंदोलन। इसका क्या था कि ये स्थानीय वनों को बचाना चाहते थे इसके तहत, कि हमारे जो वन हैं वो बचें। जब वहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उद्योगपति पहुँचे उनसे बेचने के लिए भाई ताकि पेड़ों को काट सके, तो वहाँ के लोग पेड़ों को चिपक गए कि पहले भाई हमें काटो तब जाके पेड़ कटेगा, और बहुत सारे लोग मौत के घाट भी उतार दिए गए थे। लेकिन उन लोगों ने अपने प्रयासों से वहाँ के वनों को बचा लिया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार के कुछ स्थानीय आंदोलन भी हैं जो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं और पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बीज बचाओ एक आंदोलन और नवदानय आंदोलन, टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है ये भी उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक बीज बचाओ आंदोलन चलाया और रासायनिक उर्वरकों पे रोक लगाई कि हमारे देसी बीज बचें, और जो हम ये कीटनाशक रासायनिक उर्वरक वगैरह का प्रयोग करते हैं इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे जो पानी भी खराब होता है और हमारी ज़मीन भी खराब हो रही है, आसपास का जो पर्यावरण है उसको भी इससे हानि होती है। तो वहाँ के लोगों ने भी एक आंदोलन चलाया, बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी के आसपास के लोगों ने, और उन्होंने ये दिखा दिया कि हम देसी तरीके से या कहीं रासायनिक चीज़ों को दूर रखते हुए अपने पारंपरिक तरीकों से भी बढ़िया खेती कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी वन एवं वन्यजीव संसाधन नोट्स टाइप में। तो इसके अलावा देखो लुप्त होते वन, ये आपको चित्र दिखाया कि इस प्रकार से वनों में कई जगह काट के उनको आग लगा देते हैं। ये आपको कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ दिखाई गई हैं, संकटग्रस्त प्रजातियाँ। देखो ये तीतर जैसा कोई पक्षी है, इसका नाम निकोबारी मेगापोड है भाई, ये संकटग्रस्त प्रजाति है, तीतर के जैसा आपको दिख रहा होगा। ये देखो एक तरह का बिच्छू है, ये भी एक प्रजाति है। ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये भी संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियां हैं जिनको हमें संरक्षण करना है, जिनको हमें बचाना है। तो इस लेसन का एक क्विक फटाफट रिवीजन यहाँ पे आपका समाप्त होता है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। वन एवं वन्यजीव संसाधन, लुप्त होने वाली प्रजातियां हमने पढ़ी। भारत से चीता 1952 के अंदर लुप्त हो गया था। कुछ और प्रजातियां हैं, पहाड़ी कोयल है, जंगली चीतेदार उल्लू है, महुआ की जंगली किस्म, इस प्रकार के कुछ घास की प्रजातियां भी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। IUCN एक संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो जो पेड़ पौधों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, सुभेद जाति, दुर्लभ जातियाँ या फिर स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियों में। इसके अलावा हमारे जो जंगलों के संरक्षण के लिए भी हमने वनों को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक आपके आरक्षित वन, दूसरा आपका रक्षित वन, और तीसरे तरह के आपके हैं अवर्गीकृत वन। तो ये और देख लेते हैं ये क्या होते हैं, ये इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। तो आरक्षित वन का मतलब होते हैं वो वन जो इनको हमने रिजर्व कर रखा है कि उनके अंदर घुसना भी मना है, वहाँ से लकड़ी लेना भी मना है, वहाँ पे शिकार करना भी, सारी चीज़ों के ऊपर क्या है पाबंदी। तो ये होते हैं आरक्षित वन। और रक्षित वन ये क्या है कि इनकी हमने रक्षा करनी है, अगर हमने भाई इनकी रक्षा नहीं की तो एक तरह से ये भी आरक्षित वन की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जहाँ के जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो कहीं खत्म हो सकते हैं, तो इनको हम भी हमें बचाना। तो ये रक्षित वन, जो आरक्षित वन है वो हमारे 50% प्लस एरिया के अंदर हमारे आरक्षित वन है। कुल वन भूमि का जितने हमारे पास वन है उनमें से 50% से ज़्यादा हमारे क्या है आरक्षित, और 1/3 1/3 हमारे कौन से हैं रक्षित वन। और इसके अलावा जो भी वन बच के आपके किसी समुदाय के हैं, किसी के व्यक्तिगत हैं या बंजर भूमि कुछ भी है, वो सारा का सारा किस में आता है आपका अवर्गीकृत वन में। तो ये लेसन आपका यहाँ समाप्त होता है। ये फटाफट क्विक रिवीजन आपको
ये रिवीजन वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।